पर बैठ करके जो दहाड़ा करते हैं उन्हें कहा जाता है गीदड़। तो उनका राजस्व कैसे बढ़े? ये राज्य की राजस्व बढ़ाने की बात नहीं हो रही। समझने का यह फेर है कि आपकी गाड़ी, आपका ड्राइवर, आपके सारे लोग सब आपके, और आप पूछते हैं कि उसमें शराब कहाँ से गया। तो क्या मुख्यमंत्री जी शराब डालने गए थे? नमस्कार, मैं हूं रिचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण का केसेस लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीति कम नहीं हो रही है। कोरोना जैसी महामारी से हम निपट नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी अदृश्य बीमारी है जो कि दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता होता तो जंग लड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता, लेकिन जब दिखाई नहीं दे रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसे वक्त पर भी राजनीति में कमी नहीं आ रही है और सियासत परवान चढ़ रही है। आखिर रणनीति क्या है सरकार की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं कोरोना से जुड़े हुए उन पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सुपुत्र और बीजेपी नेता अजित शाश्वत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खासकर बिहार की बात की जाए सर, तो आज जो अपडेट सामने आया है 1000 पार कर गया है आंकड़ा। ऐसे में कितना संभलने की जरूरत है और बिहार सरकार की नीतियाँ कितनी संतोषजनक है? देखिए, मैं तो इस महामारी को, वैश्विक महामारी है, ये कोई भारत द्वारा कृत नहीं है, लेकिन आज महामारी जब आता है तो पूरा जो समाज है वो उससे कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है। तो आज हमारे पूरे राष्ट्र में ये दिक्कत ज़रूर है, लेकिन अगर आप भारत की बात करें विश्व के संदर्भ में तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला भी भड़की हुई है। एक एक समाज सेवक व्यक्ति जो हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या अलग से अगर बात करें समाज के, तो सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार सरकार इसमें क्या कर रहा है। जैसा आपने पूछा, तो बिहार सरकार कृत संकल्प भाव से बिहार सरकार जो है वो कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो अनुदेशित जो कार्य है वो सबको करना है, उसका पालन करना है। तो बिहार सरकार का भी स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न जानकारियां दे रहा है निरंतर, और इसके लिए जो सटीक कदम उठाने चाहिए थे हर एक ज़िले को वो उठाया जा रहा है। तभी तो आज आप देखिए कि मुंगेर में पहले जो केसेस आया, आज उसमें बहुत कमी आ गई। आप देखिए कि 56 केस अभी ठीक होकर के गया है। बक्सर जैसे ज़िला में मात्र 3 पेशेंट बचा है, टोटल 59 केसेस था। आज भागलपुर में जो केसेस थे उसमें से मात्र जो है 6 लोग बचे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं, और ये तभी हो पा रहा है जब हमारे चिकित्सकगण, हमारे जो चिकित्सा पूरा समाज है जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपनी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, और निरंतर लगन के साथ वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो बिहार सरकार इन कोऑर्डिनेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो निर्देशन दे रहे हैं वो सभी मुख्यमंत्रियों को दे रहे हैं, और उस निर्देशन का पालन करते हुए हर एक राज्य आज की डेट में काम कर रहा है। खासकर बात की जाए सर, मजदूरों को वापस बुलाने की, जो प्रवासी मजदूर बाहर फंसे थे, कई संख्या में लोग आ भी गए हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। तो आखिर ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है? कम्युनिकेशन गैप, कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए, जो मजदूर वर्ग था वो प्रतिदिन काम करके, दिहाड़ी मजदूर कहते हैं हम लोग, यानी प्रतिदिन काम करता है, तब उसको जो पैसा आता है उससे वो जीवन यापन करता है। ऐसे लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दिल्ली के आसपास के इलाके, एनसीआर के इलाके, और इधर महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो आपका मुंबई हो गया, उससे जुड़ा हुआ इलाका, सूरत गुजरात में, बड़ौदा में, और साउथ में देखेंगे तो तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं। तो मेरा यह कहना है कि आज 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो वहाँ पलायन करना चाह रहे थे वहाँ से, उसका कारण यह था कि घर से अगर आज आप एक दिन दूर रहते हैं तो समझ में आता है, पिछले 2 महीने से उनके पास न खाने की व्यवस्था है, न कोई काम है। तो जब काम नहीं करेंगे तो सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो शिविरों में कर रही है, तो वो लोग जो है उनको लगा कि नहीं, घर जाएंगे तो कम से कम हम सेफ रहेंगे और हम अपने घर में भोजन कर पाएंगे। काम तो उनके हाथ में अभी नहीं है। सरकार ने यह तय किया था कि आने वाले समय में जो काम को कैसे कराना है, किसानों को, किसान मजदूर जो होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए प्रावधान लाया गया। तो जो अभी रबी की खेती के बाद कटाव था वो उन्होंने किया,
इसी प्रकार से धीरे धीरे लॉकडाउन में जो चेंजेस लाया जा रहा है, लॉकडाउन 4 की स्थिति अभी इसलिए क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों पूर्व कहा है कि उसमें क्या होगा और मजदूरों के लिए भी बाकी लोगों के लिए जो नियम लाए जाएंगे वो पालन करेंगे। बिहार के अंदर जो पलायन करके मजदूर आ रहे हैं उसके कारण भी थोड़ी संख्या बढ़ी है। मैं निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहता हूं कि संख्या में बदलाव हुआ है। संख्या 500 के बाद सीधे शूट अप करके आज 1000 पर है, तो उसका 2 कारण है। एक कारण तो पहले मैंने बताया भी था कि जमात के जो लोगों ने, तबलीगी जमात ने जिस प्रकार का घिनौना कार्य किया है, देश को उसने इस गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। दूसरी बात कि जो प्रवासी मजदूर थे हमारे, वो अलग अलग जगह से आ रहे थे, तो उनको बीच में संक्रमण जहां हुआ और अब अपने राज्य में आए हैं तो संक्रमण बढ़ाने का कार्य हो रहा है। लेकिन उनके साथ जब भेदभाव नहीं करके सरकार ने 2 पॉइंट पर चेकिंग पॉइंट बनाया था, वहाँ चेक करके जो ऐसे लोग पाए जा रहे हैं उनको सही जगह क्वारंटाइन सेंटर पहुँचाना और उनका फिर जांच करके जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके साथ उनका इलाज करना, ये पूरी तरह से हो रहा है। सर, मजदूर तो वापस आए बिहार काफ़ी संख्या में, लेकिन उसके बाद दूसरा मुद्दा उठता है ये कि आखिर रोजगार सृजित किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि मजदूर जब वापस आ जाएंगे तो हम रोजगार सृजित करेंगे। सुशील कुमार मोदी जी ने तारीफ इसलिए की और मुस्कुरा रहे थे ताकि वहाँ से जो मजदूर थे जो बाहर से आए थे वापस वो जा रहे थे दूसरे जगह कमाने, तो इस तरह की हरकत शोभनीय है। देखिए, मैं केवल इतना जानता हूं कि अभी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए और सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। सरकार जिम्मेदारी अगर नहीं लेती तो आज जो इतने लाखों लोग जो यहाँ बिहार आ रहे हैं वो नहीं आ पाते। सरकार ने चेष्टा किया, सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इतनी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर हैं कि हम उनको एक साथ कैसे लाएंगे, तो केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाया। तो सरकार की चेष्टा तो दिख रही है। अगर उनको ऐसा नहीं करना होता तो वो पहले ही दिन कहते कि हम नहीं लाएंगे। तो पहला बात तो ये क्लियर रहना चाहिए कि सरकार चेष्टा कर रही है। दूसरी बात कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करता, मैं यही जानता हूँ कि आज जो स्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसमें हम लोग इनको काम देंगे तो तब होगा ना जब काम यहाँ सृजन हो। एक दूसरी बात कि अभी आप केंद्र में जो लॉकडाउन 4 का अनुपालन क्या करने के लिए नियम आएगा वो अभी देखे नहीं है, तो अभी काम की बात तो हो नहीं रही। अभी तो ये बात हो रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास जो अपना अप्लाई किए हैं राशन कार्ड, या जो अत्यंत गरीब हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, और जो लोग जो है प्रतिदिन काम मंदिरों में पूजा करते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो फेरी लगाते थे, कपड़ा बेचते थे, छोटा व्यवसाय करते थे, वैसे लोगों का राशन कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार ने यह तय किया है और प्रत्येक राज्य को यह बताया है 1,70,000 करोड़ रुपया जो शुरू में सभी राज्यों को दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि आप 1,000 रुपया प्रति परिवार को दे दीजिए ताकि उनका राशन का व्यवस्था हो महीने भर का। उसके बाद सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसमें बिल्कुल यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? पहली बात कि जो देश में 3 लाख करोड़ रुपया उसने दिया है, सीतारमण जी ने बताया, वित्त मंत्री ने, कि 3 लाख करोड़ क्या चीज़ के लिए, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गीय जो उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि अगर वो बढ़ता है देश के अंदर तो उसको 4 साल तक के लिए उनको लोन दिया जाएगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, बहुत कम उसमें इंटरेस्ट रहेगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो अपने यहाँ जॉब दे सकें। ये मजदूर जो है वो खाली नहीं रहे। सरकार वो सोच रही है, 20 लाख करोड़ जो दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ किया गया है जिससे कि आपके ऊपर टैक्सेस लायबिलिटीज़ जो आपके अंदर आता उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, कम किया गया है, मिनिमाइज़ किया गया है, ताकि ये जो लोड है वो आप पे नहीं, आपका व्यवसाय बंद है। अब मेरे जैसे मान लीजिए व्यवसाय भी करते हैं लोग, तो उनके यहाँ जो लोग हैं वो अभी नहीं आ पा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको पैसा तो उनको महीने का देना होगा। ये एक जवाबदेही है कि आपके, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है आज के डेट में। तो कल जब काम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सरकार उसका पालन करेगी कि आपको कैसे नौकरी देना है, कैसे नौकरी बढ़ाना है। सरकार हर लोग को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती है, तो सरकार ने यह बताया कि आज समय आ गया है संकल्प लेने का, स्वावलंबन के साथ आप अपने स्वयं से अपने देश के अंदर में निर्माण कार्य कर सकते हैं। और हमने भी बता दिया, पूरे विश्व को बता दिया, आज 168 देशों में भारत में बने हुए जो दवा हैं उनको भेजने का काम किया गया है, निर्यात किया गया है। तो यह तो हो रहा है। आप आज देखिए कि PPE किट, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि प्रतिदिन 2 लाख PPE किट तैयार देश के अंदर में हो रहा है।
आज मास्क जो है वो 2 लाख तैयार हो रहा है देश के अंदर में। तो नए नए कंपनी लगातार जो है ये विस्तार कर रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें हैंड्स चाहिए। जो भारत के पास 130 करोड़ लोग हैं, तो आज ह्यूमन रिसोर्स में हम अव्वल हैं। तो इसका सदुपयोग करते हुए जो मजदूर भाई हमारे हैं उनका उपयोग हो जाएगा जब नए कंपनी आएंगे। और इसे थ्रेट ना समझ करके इसे अपॉर्चुनिटी समझना है कि हम लोग जो है ऐसे विकट समय में भी अपॉर्चुनिटी मानते हुए अपने देश के अंदर कार्यों को बढ़ाएंगे, और जो विश्व का मार्केट भारत कैसे बने इसकी चिंता अब आगे है। सर, तेजस्वी यादव का भी इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं। ऐसी महामारी में ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि फार्म हाउस में है या फिर दिल्ली में कहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि अब वापस आ गए हैं और अभी भी उनका वार जारी है। देखिए, घर पर बैठ करके जो दहाड़ा करते हैं उन्हें कहा जाता है गीदड़। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। और जो रोड पर सड़कों पर निकल करके जो कर्मयोगी हमारे हैं वो सड़कों पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के अंदर जो आप जिस जिला का आप बात करें, मैं जिला तक जा रहा हूँ, वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक सामाजिक सेवक बन करके और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे बैठे हुए हैं। कहाँ है नेता आपके? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप युवा हो, आपको तो जनता के बीच में आकर के काम कराना चाहिए। आप बताइए कि आपके लोग कहाँ काम कर रहे हैं, यह भी बता दीजिए। आपके लोग काम करने चाहिए थे, कोई तो आपको दिखना चाहिए ना, क्यों नहीं दिख रहा है? लेकिन हम लोगों के पास तो ऐसा लगातार पिछले फर्स्ट जो लॉकडाउन का पीरियड था उस दिन से ये प्रारंभ हुआ है और अभी अनवरत चल रहा है। आप जिस जिला का देखना चाहिएगा, जिस विधायक का देखना चाहिएगा, आप अगर जनप्रतिनिधि की बात करेंगे तो जिस सांसद का देखना चाहिएगा, हम लोग दिखा देंगे कि क्या कर रहे हैं वो। शराबबंदी को लेकर भी अब मांगे उठने लगी है कि बिहार में शराबबंदी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, क्योंकि राजस्व में इससे क्षति हो रही है। भागलपुर से विधायक हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने भी इसके पहले मांगे उठाई थी और अब अनामिका जहाँ भी कूद पड़ी हैं मैदान में, वो भी लगातार मांग उठा रही हैं। कांग्रेस नेत्री हैं वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं शराबबंदी से प्रतिबंध हटाना चाहिए। क्या वाकई ज़रूरी है? नहीं, उन्होंने तो एक तरह से ऐसा नहीं कहा है। जो वहाँ के विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं अजीत शर्मा जी, और मैंने पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ कि उन्होंने यह मांग किया हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी से कि बिहार से शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। और एक तरफ उनकी चिंता यह थी कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। तो बच्चों का जो ये चित्कार है कि उनको दूध नहीं मिल रहा है, उनकी बड़ी चिंता उनको है। और ये शराब कानून, जो शराबबंदी कानून एक्ट लाया गया था, बिहार को इसके लिए एक तरह से प्रशस्ति पूरे विश्व से मिला, देश से मिला कि बिहार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। माननीय नीतीश जी का एक बहुत सराहनीय कदम था, क्योंकि हमारे विधायक जी को शायद ये नहीं मालूम है कि पहला अगर कोई ज़िला था वो भागलपुर ज़िला था, जहां महिलाओं ने, पर्वतीय एक मोहल्ला है, वहां की महिलाओं ने इसका प्रतिकार करते हुए आज से 5-6 वर्ष पूर्व उन्होंने धरना देने का और प्रदर्शन देने का और अनशन देने का कार्य किया था। महिलाओं की संख्या अच्छी थी कि इसको कानून लाना चाहिए और ऐसे शराब के दुकान बंद होने चाहिए कि आते जाते हम लोगों के साथ छेड़खानी और इस प्रकार की प्रवृत्ति लाना कि मानसिकता को दिखाती है, कुंठित मानसिकता को दिखाती है, जहां पर अत्याचार महिलाओं पर बहुत ज़्यादा होता था। आज घर के अंदर में जो मारपीट उनके साथ होता था या भेदभाव होता था, वो इसके कारण होता था। सड़क पर दुर्घटनाएं इस पर बहुत अधिक होती थी, जिस पर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता था, क्योंकि हॉस्पिटल में आप अगर केस देखने जाइएगा तो 100 में आपको 50 केस एक्सीडेंट्स का दिखता था और मालूम चलता था कि शराब पी करके लोग चला रहे थे। तो इस कानून को ला करके इतने सारी महिलाओं का आशीर्वाद जब मिल रहा हो और जब घर की माताएं बहनें खुश हैं, जो खाना देने वाली महिलाएं हमारे हैं, जो भोजन पकाने वाली महिलाएं हैं, हमारी गरीब मजदूर के घर की जो महिलाएं हैं, वो इससे खुश हैं कि अब शराब का लत छूटा और हमारे मजदूर भाई काम करके ला करके घर में जो पैसा दे रहे हैं उससे हमारा घर चल रहा है। पहले क्या होता था, ये पैसा जो है शराब में डुबाते थे। तो उनको शायद ये नहीं मालूम है। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने चिंता करके 20 लाख करोड़ का जो यह अनुदान एक तरह से वो सभी राज्यों को बांटा है। और उनकी जो ये चिंता थी कि कैसे राजस्व बिहार का बढ़ेगा, तो क्या आपने पिछले 5.5 साल, 6 साल हो गया उनको विधायक बने हुए, 6 साल में कभी आपने इसके लिए कोई कार्य किया?
आप तो अपना होटल चमकाने के लिए शराबबंदी कानून को बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस की ये मानसिकता रही है कि उनका राजस्व कैसे बढ़े। ये राज्य की राजस्व बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, समझने का यह फेर है केवल। उन्होंने यह भी साथ में कहा कि ये बहुत सारे व्यवसायी जो हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो बड़े डेलीगेट्स हैं, वो भागलपुर शहर में आ रहे हैं। वो कहाँ रहेंगे, उनके रहने की व्यवस्था, वो क्यों आ रहे हैं कि अपने बिजनेस को देखने वो आ रहे हैं। तो बिजनेस के लिए वो भट्टा वाले, ईंट वाले, गिट्टी वाले और इस तरह के लोग जो आ रहे हैं, सरिया वाले, ये लोग आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आप अपनी होटल खुलवाने की बात कर रहे हैं जो कि बंद है। इसी बीच सर, कांग्रेस विधायक हैं मुन्ना तिवारी, उनके गाड़ी से भी शराब की बरामदगी हो जाती है और वो सफाई देते हैं कि गाड़ी कहां से वहां गया, ये साजिशतन फंसाया जा रहा है उनको। सत्ता पक्ष के जो भी नेता हैं उनके द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश चल रही है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ से और शराब कैसे उनके गाड़ी से पकड़ा गया। ये तो वही बात हो गई कि घर मेरा लेकिन ये बीवी किसकी है मुझे मालूम नहीं। आपकी गाड़ी, आपका ड्राइवर, आपके सारे लोग सब आपके, और आप पूछते हैं कि उसमें शराब कहाँ से गया। तो क्या मुख्यमंत्री जी शराब डालने गए थे? अरे शराब इस प्रकार का घृणित कार्य जो हुआ है उसके लिए तो आपको क्षमा मांगना चाहिए, उसके लिए तो कानून है। गाड़ी आपके गाड़ी से धक्का लग जाता है कल के डेट में तो गाड़ी जब्त हो जाता है और जो जिसके नाम का गाड़ी है उसके नाम FIR हो जाता है। तो आपकी गाड़ी से शराब मिला है, कम से कम एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व तो निर्वहन कीजिए। अगर कोई गलत भी किया है, आपके गाड़ी के साथ किया है, आपको रिपोर्ट लिखवाना चाहिए जा करके। वैसे लोगों को सजा दिलवाना चाहिए आपको जा करके। और इस प्रकार से आप बच नहीं सकते ये बोल करके कि मुझे नहीं मालूम। सबको सब मालूम है, कौन क्या करता है ये सबको पता है। अंतिम प्रश्न हम आपसे ले लेते हैं सर, क्योंकि आप भागलपुर से प्रत्याशी भी रहे हैं और जुड़ाव रहा है भागलपुर से। क्या हाल है भाई भागलपुर का कोरोना से? भागलपुर मेरा घर है और कोरोना की व्यापक जो स्थिति बढ़ रही थी उसमें निरंतर मुझे लगता है वो जो संख्या पहले बढ़ी थी उसमें कमी भी आई है। प्रतिदिन प्रवासी मजदूर, मैंने बताया वहाँ डायरेक्ट ट्रेन जो है भागलपुर तक के लिए तेलंगाना से आया, बाकी जगहों से आया, कोटा से आया। तो प्रवासी मजदूर, विद्यार्थीगण सब आ रहे हैं। विद्यार्थियों में तो एक भी केस नहीं मिला, जो भी विद्यार्थी आए कोरोना का पॉजिटिव केस कोई भी नहीं मिला, लेकिन मजदूरों में, ये प्रवासी मजदूरों में मिला है। तो उनका इलाज हो रहा है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहार का पटना मेडिकल कॉलेज के बाद एक यशस्वी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां पर बिहार में सबसे अधिक सीट एलोकेट किया गया है मरीजों के चिकित्सा के लिए, 1000 सीट। बाकी आप पटना में NMCH में 800 है और वही मुजफ्फरपुर में भी कम ही है, 600 कुछ, लेकिन भागलपुर में 1000 सीट एलोकेट किया गया है। आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और इस प्रकार का व्यवस्था क्वारंटाइन का किया गया है। निरंतर वहाँ 7th जो लैब है वो भी भागलपुर मेडिकल कॉलेज में खोला गया है। जो ऑथराइज्ड लेबोरेटरी है वो भी वहाँ खुला है और उसमें निरंतर कार्य भी हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो काम स्वास्थ्य विभाग ने वहाँ किया है उसके कारण इसमें कमियां भी लाई जा रही हैं। प्लस लोग जो है वो अवेयर्ड हैं, एक दूसरे को अवेयर कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रहे हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। और निरंतर जो है लोगों को जिसके पास दिक्कत है उनको भोजन पहुंचाने का काम भी भागलपुर के समाज सेवी कर रहे हैं। ये निरंतर कार्य चल रहा है। आप भी तो कर रहे थे, इससे पहले भी हमने आपसे जानने की कोशिश की थी, आपने बहुत सारी बातें भी बताई थी। लगातार आप भी फील्ड में उतर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो प्रयास अभी जारी है? ये तीसरा फेज़ चल रहा है जो कि 17 तारीख तक चलेगा, उसके बाद लॉकडाउन 4 हो जाएगा। आप निरंतर देख सकती हैं कि हमारे द्वारा पूरे भागलपुर में 40,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था किया गया, यानी कि खाद्यान्न व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था की गई है ताकि 15 दिन तक उनको राशन मुहैया कराया जा सके। और ये चौथे फेज़ में भी अनवरत जारी रहेगा। साथ ही हम लोगों ने 2 दिन पहले कुक्ड फूड जो होता है, रेडी फूड जिसको कहते हैं, वो भी हम लोगों ने प्रतिदिन 500 लोगों को खाना खिलाना है बना के भी, तो वो भी प्रारंभ हो गया है। आज उसका तीसरा दिन है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन 4 में भी ये जारी रहेगा जब तक सक्षमता रहेगी और जब तक हम लोग सक्षम हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युद्ध का समय है, इसे युद्ध से कम ना माने और ऐसी स्थिति में आपके घर का सोना, जो माँ बहनें आपके घर में सोना रखती हैं, वो भी बेचना पड़ जाए तो यह करना पड़ सकता है। ऐसा पहले हो चुका है, तो इसलिए हम लोग तैयार हैं हर चीज़ के लिए। ज़रूरत पड़ेगा तो अपने घर का सामान भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो हम लोग निकाल देंगे।
तो बिहारी और बिहारवासी पूरी तरीके से तैयार हैं इस जंग से लड़ने के लिए। और इससे पहले भी हमने ये कहा है कि यह अदृश्य बीमारी है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जंग लड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बिहारी और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि इस आपदा की घड़ी से निपटा कैसे जाए। लेकिन इसमें जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी है अपने आप को घर में क्वारंटीन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।